नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत किसी खास शख्स से, और आज हमारे सामने जो शख्स हैं वो बहुत खास इस मामले में है क्योंकि वो आरएलडी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी मानी जाती है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इतना ही नहीं, वो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं। एमएनसी में वो एक डायरेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी में वो एक डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी पार्टी के साथ में जोड़ा जाए, युवाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए और एक मजबूत एक फिर से पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल उनके 9 विधायक उत्तर प्रदेश में है, एक राजस्थान में, कुल 10 विधायक हैं, एक उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और केंद्र में जयंत चौधरी जी खुद कौशल विकास के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो अब 27 का चुनाव उनके सामने है और कैसा रहेगा ये चुनाव, हमारे साथ में है अनुपम मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है अनुपम जी आज की खबर से बात करने के लिए और आज की मुलाकात से बात करने। तो ये बताइए कि पहले बात तो आपको बहुत बधाई, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या है एजेंडा आपका, कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे पार्टी को? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही आपके लिए कांटों भरा ताज जिसे कहते हैं हम लोग जनरली, वो है क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का पद होता है जी, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का पूरा राजनीतिक समीकरण, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं और अपेक्षाएं, संगठन को बूथ लेवल तक दुरुस्त करना और चुनाव से ठीक पहले ये जिम्मेदारी दिए जाना अपने आप में कई मायनों में बहुत हर्ष का विषय भी होता है और कई मायनों में ये आपके ऊपर एक बहुत कठिन परीक्षा का भी समय होता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लेकर के जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है उसका भी आपसे उसकी अपेक्षाएं होती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कभी आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री कहलाती थी, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, मन में रहती हैं। वो जो छात्र जीवन होता है उसका एक अपना अलग अनुभव होता है जी। निश्चित तौर पर हम भी उस सपने के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए थे, क्योंकि उसको ईस्टर्न ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है जी। आपने अच्छी एजुकेशन हासिल की, लेकिन आईएएस बनने की जगह आप कॉर्पोरेट की तरफ आपने रुख किया। गवर्नमेंट जॉब से वो बहुत कम है और उसके सापेक्ष जो नौकरी की चाहत रखने वाले युवा हैं, शिक्षित लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत समय देना मुझे उचित नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उधर का रुख किया और हमारी योग्यता थी या शिक्षा थी उसको उन्होंने सही समझा और मैं उसमें पिछले विगत कई दशकों से उसमें कार्य कर भी रहा हूँ और मैं अच्छी जगह पर पोजीशन हूँ। वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको राजनीति की तरफ खींच के लाके गई? जयंत जी से, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात और बातचीत ने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए। वो बहुत ही शिक्षित, शालीन और बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कनेक्ट फील किया और उन्होंने भी मुझ में कुछ न कुछ देखा, इसलिए उन्होंने मुझसे मतलब आग्रह किया कि यदि आप जैसे लोग राजनीति में आएँ और साथ में सक्रिय होकर आएँ तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। 2020 से जब आप आरएलडी से जुड़े तब से अब तक लंबा सफ़र तय किया। 6 साल के लंबे सफ़र में आप तमाम, मुझे लगता है कि सीढ़ियाँ ही चढ़ते गए, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैं ये बात कहना भी चाहूँगा जो हमारे नई जनरेशन के लोग हैं कि आप मेहनत करिए, जिस भी फील्ड में है, जहाँ पे भी हैं। यदि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, लगन के साथ मेहनत करेंगे तो हर फील्ड में आप तरक्की करेंगे। 2 तरह की खबरें जी। एक खबर है कि रामाशीष राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय, वो समाजवादी पार्टी के टच में है, वो सपा ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी खबर है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितनी सत्यता है इन खबरों में? नहीं, मैं ये देखिए बेकार की बातें हैं। रामाशीष जी हमारे यहाँ बहुत लगन से, अभी भी मेरे साथ, वो हम समीक्षा बैठक में थे उसमें भी मेरे साथ थे, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लोगों की बातें हैं, अपनी अपनी तरीके से बातें करते हैं। 1996 में जो पार्टी बनी थी तो पार्टी एक एरिया में ही रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन पार्टी आगे एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाई? बिल्कुल सही है। एक समय था जब हम 8 राज्यों के मुख्यमंत्री तय किया करते थे, लेकिन अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं कि 2022 के चुनाव से पहले हम उत्तर प्रदेश के किसी भी सदन में नहीं थे
और जयंत जी ने अटूट मेहनत की, यात्राएं की, और हम लोगों ने बहुत सारे भाईचारा सम्मेलन किए, जनता के बीच में गए, विचारों को पहुंचाया और उनसे कनेक्ट स्थापित किया। तो आज स्थिति ये है कि 2022 के चुनाव के बाद आज हमारा विधानसभा में भी सदस्य है, हमारा विधान परिषद में एक सदस्य है, और हमारा लोकसभा में सदस्य है, राज्यसभा में सदस्य है। तो हिंदुस्तान की हर बड़ी पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल आज प्रतिनिधित्व जनता का कर रहा है। क्या लगता है आपको, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है कौशल विकास, जैसा आपने भी कहा कि स्किल डेवलपमेंट। वैसे भी देश में बहुत कमी है स्किल डेवलपमेंट की, हमारे यहाँ बहुत रॉ मटेरियल है। उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं आपने चलाई हैं और कैसे वो आपकी पार्टी से कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं, देखिए स्किल में बहुत सारे हैं। अब जैसे हम लोग घरों में देखिए, रोजमर्रा में आपको कभी प्लम्बर की जरूरत है, कभी कारपेंटर की जरूरत है, कभी आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मंत्रालय में भी इस तरीके की बहुत सारे, एक तो ये प्रोग्राम्स चलते हैं, उसके अलावा एआई से रिलेटेड बहुत सारे, अब इसको पढ़े लिखे शिक्षित जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में भी आना चाह रहे हैं, लेकिन एआई आने वाला फ्यूचर एआई का है, रोबोटिक्स लैब का है, तो उन सारे पर जितने भी स्किल्ड हैं वो बहुत छोटे लेवल से लेके बहुत हाई लेवल तक काम कर रहे हैं। जैन जी एक बहुत बड़ा वर्ग उभर करके आया है, उनको कैसे अपनी पार्टी से कनेक्ट करेंगे? नहीं, देखिए न्यू जनरेशन जो होती है वो हमेशा बदलाव चाहती है और वो बहुत उसका थॉट बहुत शार्प है। तो चेंज तो है, जनरेशन गैप भी है, लेकिन हम उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की सोच को लेकर के उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह कि हमने लंबे समय तक अजीत सिंह जी को भी देखा, जो मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे, वो देश में राजनीति किस ओर जा रही है वो जानते थे। कर आगे बढ़ते हैं, जयंत जी हैं आपके पास, महिलाओं को कैसे आप जोड़ेंगे? क्योंकि आप, मैंने जो देखा कि आप शायद महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है उनके लिए प्रोग्राम? नहीं, महिलाएं हमारे यहाँ हैं। पार्टी में हमारा एक महिला प्रकोष्ठ है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बॉडी है, प्रदेश स्तर पर है और जिलों में भी है, लेकिन जितनी सक्रिय और ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो इवन राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में इस बात को उठाया था बड़ी प्रमुखता से, और उन्होंने ये तय किया था कि महिलाओं की हमारी पार्टी में सहभागिता बढ़नी चाहिए, उनका सम्मान जहाँ होना चाहिए। तो ये भी तय किया गया था कि जो भी आने वाले समय में राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, उनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। तो अभी हम जो हमारी विमेंस सेल है उसको भी हम लोगों ने ये साइन किया हुआ है कि आप महिलाओं में, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हैं चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके मध्य में रीच आउट करिए। तो वो जा रहे हैं, कैंप भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है। अभी एक महिला संवाद कार्यक्रम लखनऊ में होना है जिस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं वो कैसे सोचती हैं। तो अब हम जो पार्टी में एक चेंज कर रहे हैं वो ये है कि जिसे आप कनेक्ट कर रहे हैं आप उसकी जगह पर रख के सोचिए, तो आप बेहतर कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे। तो उस पर काम हो रहा है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है पार्टी में, क्योंकि अभी हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कई कार्यक्रम बैक टू बैक हुए लगातार। अभी लखनऊ में एक संवाद होना है, फिर हम लोग एक पूर्वांचल में करने जा रहे हैं। सो आई होप कि इस तरीके के जब कई कार्यक्रम होंगे और महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी तो फिर और भी ज़्यादा उनकी सहभागिता बढ़ेगी। एक बड़ी बात है कि 2014 के पहले कारपोरेट को अनटच्ड माना जाता था कि कारपोरेट अगर बाहर आएगा तो लोगों को खराब लगता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में कारपोरेट अब पर्दे के पीछे रहकर काम नहीं करता है, अब पर्दे के साथ आगे भी आकर के काम करता है। मोदी जी खुले रूप में स्वीकार करते हैं कारपोरेट है साथ में। आप भी कारपोरेट जगत से आते हैं, क्या आरएलडी में भी कारपोरेट जगत को स्पेस मिलेगा? आप जोड़ेंगे उनको? नहीं, जब सरकार जोड़ रही है तो आरएलडी को क्या ऑब्जेक्शन, पहले बात। दूसरा ये है कि कॉरपोरेट जगत में भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हम ही आप हैं उसमें, और हमें समाज में कहीं पे भी प्रतिभा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से कार्य कर रहा है, उसके पास योग्यता है, क्षमता है, तो हमें उसका दोहन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप कॉरपोरेट का मतलब, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्या लेते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग, और अगर वो प्रॉफिट मेकिंग भी मान ले मैं पहले, तो अच्छा है ना, देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के लिए कैसे रोजगार अच्छे से सुलभ की जाए, कैसे अच्छी अच्छी स्कीम फॉर्मुलेट की जाए। तो पढ़े लिखे योग्य लोग, वो चाहे गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, मैं सपोर्ट करता हूं कि उनकी सहभागिता होनी चाहिए। इसलिए हमने अपनी पार्टी में जयंत जी की पहल पर
हम लोगों ने एक प्रोफेशनल मंच बनाया हुआ है जिसमें ऐसे लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं और ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे वो एडवोकेट्स हों, डॉक्टर्स हों या कोई भी हो जो प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ा है, उनके लिए हमने प्रोफेशनल मंच का गठन किया जिससे हम उनको जोड़ रहे हैं। तो उनकी प्रोफेशनल मंच की वर्कशॉप्स होती हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसमें हमने हमारे यहाँ नेशनल प्रेसिडेंट हमने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत फेमस लॉयर हैं उनको बनाया हुआ है, वो भी बहुत एक्टिव हैं उसमें। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी प्रोफेशनल मंच अच्छे से कर रहा है। अभी हम लोग उसमें भी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग सेगमेंट्स को डिवाइड करके करें। सो आई होप कि हम आरएलडी में कॉरपोरेट सेक्टर ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को जोड़ेंगे जो योग्य है, प्रतिभावान है और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये अच्छी बात है, लेकिन कॉरपोरेट के लिए कहा जाता है ना कि जो हमारे देश में दो ही लड़ाई चल रही है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। हम अगर स्वतंत्रता की बात भी करें तो नेहरू जी सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं और आप बेहतर जानते हैं, और पटेल की बात करें या राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, वो कंजर्वेटिव थे, वो कैपिटलिज्म को ज़्यादा मानते थे। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता क्योंकि एक पूंजीवाद, एक मतलब कुछ लोगों के हाथ में सारा पैसा दे देना, बाकी लोगों को उसको डिप्राइव करना, इसको उचित नहीं मानते। ये एक नैरेटिव है हमारे देश का। नहीं, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और संसाधन सीमित हैं, तो इसको तो कोई कभी नहीं सपोर्ट कर सकता है कि सारे संसाधनों पे कुछ मुट्ठी भर लोगों का हक रहे और उनके कब्जे में रहे। इसलिए हमारे यहाँ समाजवादी संविधान में भी एक व्यवस्था भी की गई कि समाज के सभी वर्गों तक वो चीज़ें पहुँचें। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की फाइट नहीं, हमें उसके बीच का रास्ता निकालना होगा क्योंकि दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में जिसमें पोटेंशियल है वो कार्य करेगा और वो अर्न नहीं करेगा या वो उसको कैपिटलाइज नहीं करेगा तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन और चेक्स भी बहुत आवश्यक हैं ताकि उसके कैपिटलाइज करने के, क्योंकि वो जो कुछ भी कैपिटल गेन कर रहा है वो इसी कंट्री के रिसोर्सेज पे गेन कर रहा है, इसलिए उसका ये नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को रीपे करे, जिस पर गवर्नमेंट इस समय भी काम कर रही है। आप सीएसआर फंड्स की बात करें कि यदि आप पैसा अर्न करते हैं तो उसका एक सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन परसेंटेज है विच यू हैव टू स्पेंड ऑन सोशलिज्म और राइट सोसाइटी पे आप उसको खर्च करें। हाँ, तो वो कर रहे हैं और वो एक अच्छी पहल है और उस पर काम भी बहुत हो रहा है। बहुत सारे एनजीओज हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो उस पैसे को मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनीज उनको ग्रांट देती हैं और उससे वो कार्य करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस को भी वो फंड आता है, तो ये एक अच्छी पहल है। और मुझे और अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट हाउसेस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और अब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। चलिए राजनीति की बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है 2027 का चुनाव। जी। पिछली बार 33 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे जी। और 9 सीटें आपकी आई थी। अब इस बार का क्या है, कितनी सीटों की डिमांड है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी सीटें आप मांग रहे हैं, कितनी सीटें आपको वो पार्टी दे रही है। देखिए, ये बार बार सवाल मेरे समक्ष आता है जी, लेकिन इसका मैं एक आपको जवाब दूं कि सीटों को तय हमेशा शीर्ष नेतृत्व करता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो उच्च पदस्थ लोग हैं वो बैठेंगे। इसमें बहुत सारी राउंड की बातें होती हैं, बहुत सारे बार बहुत अन्य विषयों को समझना पड़ता है, तो वो समझने के बाद डिसाइड होगा। हमारा काम है कि हम ज़मीनी हकीकत से नेतृत्व को अवगत कराएं, तो वो सब हम लोग फीडबैक देंगे। लेकिन हम आपकी बात का उत्तर ज़रूर देना चाहेंगे, वो ये है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम बेहतर सीटों पर लड़ेंगे और हम इस बार सदन में अच्छा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में करेंगे और एनडीए की एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे जो तीसरी बार रिपीट करेगी। और जो हमारे मैनिफेस्टो के वादे हैं जनता से हैं, जो हमने सोचा था, जो हमने उनसे बात की है, जो रह जाएंगे, उन्हें आने वाले अगले चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उन्हें पूरा करेंगे और ज़मीनी हकीकत पर उनको लाएंगे। अखिलेश जी को एक मलाल है जी, वो कहते हैं कि हमने राज्यसभा दिया आपको और 33 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए, एमएलसी भी दिया, लेकिन आप उनका साथ छोड़ करके चले। नहीं, एमएलसी उन्होंने नहीं दिया, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने राज्यसभा नहीं दिया, मैं इसका बार बार कहता हूँ। हमारे अगर 8 एमएलए थे उस समय और उनके भी लोग तो राज्यसभा पहुँचे हैं, तो हमारे एमएलए ने भी उनको वोट किया है। दूसरा,
एक बात यह है कि हमने 8 सीटें जीती, लेकिन उनके 39 विधायक हमसे आए हैं। तो अगर आप तय कर लीजिए कि एक राज्यसभा सीट के लिए कितने विधायक की वोट की जरूरत होती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग इस पर होमवर्क कर लेंगे, उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हमें राज्यसभा दी या हमने उन्हें दी है। ये बड़ी बात है। एक जी। दूसरा ये है कि इससे किसी भी पार्टी और उसके लीडर की सोच पता लगती है कि आप कितनी गहरी सोच रखते हैं या कितनी तितली सोच रखते हैं। हम लोगों के यहाँ कहावत है कि यदि, पहली बात तो उन्होंने ऐसा किया नहीं कि यदि आप बाएं हाथ से कोई कार्य करें तो दाहिने को पता नहीं लगना चाहिए। राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं जिनको वो तार तार करते हैं, इसीलिए शायद आज राजनीतिक वनवास भी झेल रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। तो अगर हम आपके अलायंस थे तो हमने भी आपकी मदद, आपने राज्यसभा में हमें जाने में मदद कोई यूं तो की नहीं, क्योंकि हमने आपके राज्यसभा में मेंबर भी तो भेजे हैं। अगर हमारे विधायक वोट नहीं करते, वो तो कहते हैं कि आपको 8-9 सदस्य चुनवाने में हमारी पार्टी का योगदान था। नहीं, ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कहने के लिए तो वो अब ऐसा भी कहा, वो अपने आप को मुख्यमंत्री भी समझ सकते हैं और कह सकते हैं। सत्यता की मैं बात कर रहा हूँ, जो लॉजिकल बात हो वो अच्छी लगती है। अगर उन्होंने, मैं आपकी पहली बात अगर मान भी लूं, तो उनके जो राज्यसभा में सदस्य गए, क्या उनको हमारे विधायकों ने वोट नहीं किया? बड़ी बात। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपके राज्यसभा के जो सदस्य गए हैं वो हमारी वजह से गए हैं। लेकिन जब आप कहते हैं तो मैं आपको ये याद दिलाता हूं समाजवादी पार्टी को कि आपके जो राज्यसभा सदस्य गए वो हमारी बदौलत गए हैं। हम नहीं वोट करते तो वो नहीं जाते। दूसरा, आपके जो सदन में विधायक बैठे हैं उसमें से 39 विधायक वो हैं जो हमारी वजह से जीते हैं। तो जिस दिन आप इस बात पर कैसे, जरा इसको थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए, कैसे उनके 39 विधायक? देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति थी राजनीतिक रूप से, ये बेहतर आप जानते हैं, आप पत्रकारिता जगत से हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल का साथ नहीं होता तो उनके सदन में विधायक 20-25 के आगे नहीं बढ़ते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो उन्हें लीड हमारे साथ होने की वजह से मिली, जो हमारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, वोट किया, इस वजह से उनकी ये संख्या बढ़ी। 2027 में नाई के बाल आगे आ जाएंगे, अभी जब चुनाव फेस करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि आपने दूरी तो बना लिया समाजवादी पार्टी से, लेकिन अटैक नहीं करते हैं, बीच का बहुत सॉफ्ट रवैया है आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, राजनीति में देखिए मर्यादाएं भी तो कुछ होती हैं जी। कोई अगर वो छंकल आदमी हो या कोई आपके ऊपर अनर्गल टिप्पणी कर रहा हो तो हमें उसको हम संज्ञान नहीं लेते हैं। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपने संस्कार हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। तो हर बात अटैक करने से नहीं होती है। आप जिस भाषा में हमसे बात करेंगे हम उस भाषा में आपको जवाब देंगे। दूसरा ये कि हम अपने संस्कारों से बंधे हैं, जहां हमें उचित लगेगा वहां हम उतना ही रिएक्शन देंगे। उनको ऐसे अच्छा लगता है वैसे करें, हमें जनता के बीच में काम करके रिजल्ट देना अच्छा लगता है, हम वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को किस तरीके से आते हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए कोशिश कर रही है और 2024 में अच्छा किया उन्होंने, 6 सांसद उनके जीत करके आए। कांग्रेस पार्टी को देखिए, और जो डिस्कनेक्ट उनका जो जनता से हुआ है उसको बनने में बहुत समय लगेगा। बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, लीडरशिप नहीं तय कर पाते हैं और पब्लिक को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अपने विचारों का सही से जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। और उसी पैटर्न की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जो पब्लिक है वो चेंज हमेशा चाहती है कि, और बेहतरी चाहती है। आप बेहतरी की तरफ ना बढ़कर वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एक ही जगह रोटेट करते रहना, तो मुझे अभी फ़िलहाल तो राजनीतिक रूप से उनका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं देता है। और उनकी चूँकि टॉप लीडरशिप बहुत कंफ्यूज है और वो तय नहीं कर पाते हैं क्या करना है। डिसीजन एक ही आदमी लेता है, लेकिन आप चेयर खाली की मुझ पे कोई आरोप न लगे इसलिए बदल देते हैं, तो वो बहुत है। दूसरा, जो इतने सालों तक आपने जब हिंदुस्तान पे हुकूमत की तो उसके जो परिणाम निकलने चाहिए वो नहीं निकले, तो वो बहुत बड़ा जनता, आप गरीबी हटाओ का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आपने बात कही तो एक दे रहा हूँ कि कब इंदिरा गांधी जी के समय में ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। आज तक वो नारा हमारे जहन में गूंजता है, आज तक हर इलेक्शन में वो गरीबी हटाओ का नारा चलता है। इसका मतलब ये है कि आपने उस समय में अगर यदि काम कर दिया होता, 5 वर्ष किसी भी देश की तस्वीर और तकदीर और तदबीर बदलने के लिए बहुत होते हैं। क्योंकि आपने कभी उस तरह से कार्य नहीं किया।
आज एनडीए सरकार है वो गरीबों के लिए कम से कम उनके 2 जून के खाने का इंतज़ाम तो कर रही है। आपने तो वो भी नहीं किया था कि याद है सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई थी यूपीए गवर्नमेंट को कि आपका जो अनाज है वो आपका गोदान में सड़ रहा है और फेंकना पड़ता है और गरीब भूख से मर रहे हैं। तभी ये पॉलिसी आई थी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की। और आज सरकार ये कोशिश करती है, एनडीए सरकार ऐसा कर भी रही है कि कोई भी गरीब आदमी जो भूखमरी के कगार पे वो भूखा ना सोए और कोई भी भूख से ना मरे। तो मुझे लगता है कि अब इससे अच्छा और क्या किया जा सकता है कि यदि आपके पास अन्न नहीं है तो खाने को आपको रोटी तो पहले मिले, उसके बाद का इंतजाम तो आगे शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुजन समाज पार्टी का भी लंबा समय यहाँ रहा, स्वर्णिम दौर देखा हम लोगों ने 2007 से 2012 तक, जब 40-40 सांसद हुआ करते थे, 206 विधायक हुआ थे, लेकिन आज उनका किसी भी सदन में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कैसे आंकते हैं आप? तो आपने तो लंबा आपका हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही, क्योंकि वो एक तो जाति विद्वेष पे बहुत आधारित थी और समाज जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो समाज है, वो भले कई बार जातियों में, धर्मों में बहुत विभाजन है, लेकिन फिर भी समरसता अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो जो उन्होंने उस समय एक दलित समाज का यूँ कहिए कि उनकी भावनाओं पे चढ़ाई करके, उस पर सवारी करके उन्होंने राजनीतिक सत्ता तो हथिया ली, लेकिन बाद में वही सब वो करने लगे, उसी बात के साथ आ गए। तो एक तो उनके वोटर ने उसको नहीं स्वीकार किया, दूसरा ऐसा समाज में व्याप्त नहीं था, आपने उनकी भावनाओं को उभारा, फिर आपने जो जनहित के कार्य करने थे वो नहीं किए। सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के समय में कितना भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, कैसे सीटें बेची जाती थीं, कैसे पहाड़ के पहाड़ ढहा दिए गए स्मारक बनाने के नाम पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों के ऊपर बहुत सारे झूठे केस, FIR दर्ज की गई, बहुत सारे जातिगत एक्ट्स लगाए गए, बहुत कुछ हुआ। तो वो जनता में आक्रोश था, इसीलिए वो सरकार हटी और समाजवादी पार्टी की सरकार जनता ने बहुमत से बनाई। लेकिन उन्होंने भी वही काम किया, प्रदेश की नौकरियां मुख्यमंत्री के आवास से तय होने लगीं, जो लोक सेवा आयोग की बिल्डिंगें थीं वो वीरान होने लगीं, और शिक्षा का स्तर ये हो गया कि नकल को जायज़ ठहरा दिया जाने लगा। एक समय था मुलायम सिंह जी कहते थे कि अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो लैपटॉप बांटते। तो आइडियोलॉजिकली कितना एक और आइडियोलॉजिकली चेंज हुआ उनके यहाँ, बहुत इंटेलिजेंट चेंज देख रहे हैं हम लोग। पीडीए की बात कर रहे थे लगातार और अब पीडी फॉर पंडित बता दिया उन्होंने, ब्राह्मणों की ओर चल रहे, और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हैं कि पंडित चला सपा की ओर। नहीं, ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वो पार्टी अपने आप में इतनी कंफ्यूज है कि क्या कहें। कभी वो कहते हैं पिछड़ा और दलित है, अब बताते हैं वो पंडित है, तो वो उनको खुद नहीं पता। देखिए ये लोग अवसरवादी लोग हैं, इनको चुनाव नज़दीक दिख रहा है, तो इनको लग रहा है कि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में, जितनी मेरी जानकारी है, 14.8% है, जिससे राउंड ऑफ करके लोग 15% भी कहते हैं। ये अखिलेश यादव जी के, अगर यदि आपको याद होगा तो लखनऊ में एक एडीएम थे वैभव मिश्रा जी, उन्होंने कानून, चूँकि उस समय इजाज़त नहीं थी इनको हवाई जहाज़ से जाने की, जो भी रीज़न थे, तो उन्होंने रोका कि सर आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इन्होंने अपने पूरे स्टाफ के सामने, एयरपोर्ट के पूरे स्टाफ के सामने कितना जलील किया था। उससे पूछा था क्या नाम है तुम्हारा और कितना पढ़े लिखे हो तुम। जो आदमी यूपी PCS को टॉप करके आया था, उससे ये पूछ रहे थे कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। दूसरा वाकया मैं बताता हूँ, एक पत्रकार ने इनसे प्रश्न पूछा तो कहा अपना कैमरा उधर घुमाओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने बताया सब मिश्रा। मिश्रा हो, मिश्रा जी, अरे कुछ तो शर्म करो मिश्रा। इनके जो प्रवक्ता हैं वो वैश्या को और ब्राह्मण का कंपैरिजन करते हैं, फिर कहते हैं कि वैश्या भली है। इनका एक और सड़क छाप प्रवक्ता है, वो बोलता है कि जितना हमारा जेब खर्चा नहीं होगा उससे ज़्यादा तो हम ब्राह्मणों को दान कर दिया करते हैं, मेरे तो दान के पैसे से ब्राह्मणों के घर चलते हैं। ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में ब्राह्मणों का कितना रक्त मिला हुआ है। यदि मंगल पांडे ने पहली गोली नहीं चलाई होती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। वो सरदार चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने अपनी कनपटी पर गोली मार करके हिंदुस्तान की आज़ादी का नया अलग जगाया था। ये बात करते हैं आज ब्राह्मणों की,
इन्हें ब्राह्मण कभी दिखाई दिया? जी। इन्होंने, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ब्राह्मणों की कोई मदद नहीं करेगा। जितना अपमान, जितना संभव था समाजवादी पार्टी के समय में वो ब्राह्मणों का किया गया, कोई ब्राह्मण उसे भूल नहीं सकता है। चलिए। आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से, तो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर एक आपने जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभा की, उसको भी आपने राजनीति में बदल दिया। तो ब्राह्मणों के प्रति आपको सिर्फ वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा है। वो एनडीए के साथ, हमारे साथ खड़ा हुआ है, और वो इस बार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार एक स्थिर सरकार का निर्माण करेगा। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। सोशल मीडिया का दौर है, जेएनजी का दौर है, काफी पीछे रह जाता है आपका जो संगठन है, इसको उभारने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ पर एक टीम बनाई हुई है जी। दिल्ली में तो है ही वो काम करी, उत्तर प्रदेश में हमें अभी 15 दिन हो रहे हैं। हमने उस पर भी बात कर ली। नए यूथ लड़के जितने भी यंग हैं और जो इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका एक हम सोशल मीडिया एक सेल बना रहे हैं जो ये काम करेंगे। क्योंकि है क्या कि अब समाचार पत्र आपके घर में सुबह पहुंचेगा, लेकिन कोई भी खबर होती तो वो आपके पास 10 मिनट 15 मिनट में 10 सेकंड में पहुंच जाती, फोन के माध्यम से आ जाती। तो हम उस पर हमें मानते हैं कि हम उतना एक्टिव नहीं रहे जितना होना चाहिए था, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं और उस पर हम शीघ्र ही सफलता भी मिलेगी। हमारी पार्टी के सारे वर्कर्स को हमने बोला है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, अपने अकाउंट्स ओपन करें, जो रेलिवेंट बातें हैं उनको पोस्ट करें। तो मुझे लगता है इसका असर आपको जल्दी ही दिखाई देगा। आखिरी सवाल है, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की खबर के दर्शकों को क्या संदेश देंगे कि आरएलडी अगर सत्ता में आई, यूपी में और उसके मंत्री हुए तो क्या करेंगे? मैं ये आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आप खुलकर वोट करिए, और इस बार राष्ट्रीय लोकदल को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के जितने प्रत्याशी जहाँ जहाँ से खड़े हों, आप उन्हें भारी बहुमतों से जिताइए और उत्तर प्रदेश में एक स्टेबल स्थायी सरकार बनाने में मदद करिए। हम एनडीए के साथ खड़े हैं। अगर यदि ये सरकार स्थिर आगे बनती है तो जो भी विकास की ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हों, महिलाओं के लिए हों, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जितनी भी पुख्ता जो अभी योजनाएं चल रही हैं उससे और मजबूती के साथ आएंगे। और हमारा सपना यह है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में हर मामले में आगे बढ़ के नंबर 1 पे आए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे गुड गवर्नेंस के मामले में हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहना चाहिए। ये हमारी आने वाले समय में प्राथमिकता होगी। बहुत शुक्रिया हमारे आज की खबर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये है अनुपम मिश्रा जी जो बता रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, और उनका वादा है और दावा भी है कि अगर एनडीए की एक मजबूत सरकार बनती है और उनका अच्छा योगदान रहता है तो वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। युवाओं की तस्वीर हो, चाहे महिलाओं की हो, या जो भी वर्ग है उसके लिए काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में और देश के सभी प्रदेशों से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।